Dear students, so welcome to my channel Academy Villa. I am Ashush Kumar and let's begin the class. So आज की इस क्लास में जो चैप्टर 6 है ना, जो चैप्टर 6 है क्लास 9th का, उसको हम पढ़ेंगे जिसका नाम है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है, इसके टाइटल बहुत आसान है कि हम जानते हैं कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में सबने सुना होगा। अक्सर हमने शहनाई का नाम भी सुना है। शहनाई एक तरीके का वाद्य यंत्र है, यानी कि बाजा है, जिसको शादियों के अवसर पे अक्सर ये सुनने को मिलता है ना। एक तरीके से हम कह सकते हैं ये धार्मिक रीति रिवाजों से भी जुड़ा हुआ है। इसको बहुत पवित्र माना जाता है, एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिसको बहुत पवित्र भी माना जाता है, इसलिए इसको अक्सर हम शादियों पे देखते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इसके बारे में कि आखिर हम थोड़ा बिस्मिल्लाह खान के पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ चीज़ों को हम जानेंगे इसमें। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। Ustad Bismillah Khan, the great Sehnai maestro and the recipient of the highest civilian award, the Bharat Ratna 2001, was born on 21st March 1916 in a well-known family of musicians in Bihar. ध्यान दीजिए क्या कहता है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो थे ना, वो बहुत बड़े, बहुत महान शहनाई उस्ताद थे। मैस्ट्रो का मतलब होता है उस्ताद, और साथ ही साथ रेसिपिएंट के मतलब होता है प्राप्तकर्ता। मतलब उनको क्या मिला था भाई? उनको अपने भारत का सबसे उच्च सिविलियन मतलब नागरिकता से संबंधित अवार्ड यानी कि पुरस्कार मिला था, जिसको हम कहते हैं भारत रत्न। वो उनको कब मिला था भाई? 2001 में मिला था। और उनका जन्म कब हुआ था? 21 मार्च यानी कि 21 मार्च 1916 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो वो एक बहुत ही नामी परिवार के सदस्य हैं, जो कि उनका जो परिवार था वो बहुत बड़ा म्यूजिशियंस का परिवार था, यानी कि गीत संगीत से ताल्लुक़ रखने वाले परिवार में उनका जन्म हुआ था, जो कि बिहार के रहने वाले थे सब। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें अभी इस एक सिंगल लाइन से पता चला। आगे देखते हैं और क्या क्या पता चलता है हमें। चलिए, इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड ही वॉज exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remained for him the most wonderful towns of the world. ध्यान दीजिए क्या कहना चाह रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ के बदले, इन स्पाइट ऑफ मतलब के बदले में होता है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल ऑल ओवर द वर्ल्ड मतलब पूरे दुनिया का भ्रमण करने के बजाय, है ना, मतलब एक तरीके से कहना चाह रहे हैं कि उनको शौक नहीं था दुनिया भ्रमण का, सिवाय उसके बजाय उसके ही वॉज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ मतलब उसके शौक होना, उसके शौकीन थे किस चीज़ के भाई? एक्सीडिंगली का मतलब होता है अत्यंत, यानी कि वो अत्यंत शौकीन थे किस चीज़ के? बनारस और डुमराव के। मतलब कहना चाह रहे हैं कि वो पूरे दुनिया का भ्रमण करने का शौक नहीं रखते थे, बल्कि उनको बनारस और जो डुमराव है ना, यहाँ पे जाना उनको बहुत पसंद था, है ना। और उनके लिए ये दोनों शहर जो थे सबसे सुंदर शहरों में से दो थे, मतलब वही एक थे। ही पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त 2006। उनका जन्म कब हुआ था? 21 मार्च 1916 में, और उनकी जो मृत्यु हुई वो 21 अगस्त 2006 को वो हमारी इस दुनिया से चले गए एट द एज ऑफ 90, मतलब 90 साल की उम्र के बाद उनकी मृत्यु हो गई। आफ्टर ए प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, मतलब उनको कुछ लंबी समय से बीमारी चल रही थी, इस वजह से उनकी डेथ हो गई। He was given state funeral and the government of India declared one day of national mourning. ध्यान दीजिएगा, कहना चाहता है कि जब उनकी मृत्यु हुई ना, तो पूरे राज्य ने, यानी कि बिहार राज्य, फ्यूनरल का मतलब होता है उनकी अंत्येष्टि, यानी कि होता है ना जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनके हम अंत्येष्टि करते हैं, तो उस समय पूरे राज्य ने उनको श्रद्धांजलि दी थी। और साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक रखा था, है ना। एक दिन के लिए राष्ट्रीय शोक मनाने के लिए, उनकी मृत्यु हुई है इस वजह से एक दिन का शोक मनाने को कहा था, घोषित किया था। तो इतने बड़े मतलब रत्न थे हमारे अपने बिहार के, है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं हम। द शहनाई और बिस्मिल्लाह खान, देखिए इससे जुड़ी कुछ कहानियाँ होंगी, वो सब भी यहाँ पे उसका भी राज खुलेगा और धीरे धीरे पता चलेगा कि आखिर कैसे कैसे उनकी ज़िंदगी कटी है और कैसे वो इस लाइन में आए थे।
चलिए पहले पढ़ते हैं फर्स्ट पार्ट। एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी। एक पुंगी नाम के कुछ यंत्र होता था, है ना, वाद्य यंत्र होता था, बजाने वाला एक यंत्र होता था, जिसको औरंगजेब जो कि बहुत बड़ा शासक था उसने बैन कर दिया था। मतलब उसकी मनाही कर दी थी, उसको बजाने को मनाही कर दिया था इन द रॉयल रेसिडेंस। मतलब उसके राज दरबार में उसने मना कर दिया, घोषित कर दिया था कि भाई यहाँ पे कोई भी अब आज के बाद से पुंगी नहीं बजाएगा। फॉर इट हैड ए श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। अनप्लीजेंट मतलब असुखद, मतलब एक तरीके से उस बहुत कर्कश आवाज़ उसकी लगती थी, बहुत चुभती थी। क्यों? श्रिल मतलब होता है एकदम से नहीं होता, जो हाई पिच की आवाज़ जो होती है ना, जो कि कानों को चुभती है, जो कि अच्छी नहीं लगती, उसको उसके ऐसे आवाज़ की वजह से उस पुंगी नाम के जो वाद्य यंत्र था उसको उन्होंने बैन कर दिया था वहाँ पे। द पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर, है ना। रीडेड का मतलब होता है जो बांसुरी से संबंधित होता है ना, तो बांसुरी वाले जो लोग होते थे उसी के संदर्भ में बोल रहा है कि द पुंगी बिकेम, जो पुंगी थी ना, बाद में ऐसा हुआ कि उसी का नाम दिया गया, बांसुरी वाले जो लोग बजाते हैं ना, बांसुरी का नाम दिया गया एक तरीके से पुंगी का ही। पुंगी को आगे मॉडिफाई किया गया और उसको एक नाम दिया गया बांसुरी के तर्ज पे, और शहनाई का भी इसी से रिलेटेड है, देखिएगा अभी पता चलेगा। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। मतलब कुछ लोगों ने ही ऐसा सोचा होगा, है ना, कुछ लोगों ने ऐसा सोचा था कि भाई जो पुंगी जिसको एम्परर औरंगजेब ने, यानी कि जो औरंगजेब ने बैन कर दिया था, वो फिर से अपने रंग में आएगा, मतलब फिर से एक तरीके से उजागर होगा। रिवाइव मतलब होता है ना फिर से पुनः उत्पन्न करना, है ना। तो बार्बर मतलब नाई, ए बार्बर ऑफ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस। मतलब अब एक बात हो रही है एक नाई के बारे में, एक नाई परिवार के बारे में, जिसका रॉयल फैमिली यानी कि रॉयल पैलेस मतलब राज दरबार से उसका ताल्लुक था, और साथ ही साथ वो जो नाई परिवार था ना वो एक म्यूजिकल बैकग्राउंड से था, यानी कि संगीत वाले बैकग्राउंड से था, ठीक है, और साथ ही साथ वो राज दरबार से उसका लिंक भी था। उन्होंने क्या डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। उन्होंने डिसाइड किया कि चलो अब पुंगी जो जिसको औरंगजेब ने बैन किया ना, उसकी आवाज़ में थोड़ी सुधार की जाए, ठीक है। तो उन्होंने एक प्रण लिया। ही चूज अ पाइप विथ अ नेचुरल हॉलो स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी। उन्होंने क्या किया, एक लंबी सी पाइप ली, है ना, मतलब ये नहीं है कि पाइप कैसी टाइप की, वो लकड़ी की ही होती थी। उन्होंने एक लंबी सी पाइप ली जिसका अंदर का पार्ट खोखला था, और नेचुरल मतलब प्राकृतिक, ऐसा कुछ नहीं कि उन्होंने अपने हाथ से बनाया। अंदर से जो था उसका तना, तो वो अंदर से हॉलो था, यानी कि खोखला था। दैट वाज लॉन्गर, वो लंबा था, एंड ब्रॉडर, थोड़ा चौड़ा भी था पुंगी की तुलना में, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एक नए सिरे से उसकी आवाज़ को चेंज करने के लिए ऐसा एक तरीके का थोड़ा उसकी शेप को चेंज कर दी। पहली चीज़ तो ये करी उन लोगों ने पुंगी की आवाज़ चेंज करने के लिए। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। और उन्होंने साथ ही साथ क्या किया, जो पाइप उन्होंने ली थी लंबी सी, जो कि अंदर से खोखला था, उसके ऊपर 7 छिद्र कर दिए, 7 छेद होल कर दिए। फिर देखिए आगे क्या होता है। अब व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब उन्होंने उसे बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दिस होल्स, मतलब कैसे बजाया, 1-2 होल्स को कभी किसी छिद्र को हाथ से दबा देना, उंगली से दबा देना, फिर एक को खोल देना, धीरे धीरे करके ऑल्टरनेट ऐसे खोलना बंद करना उंगली से, ऐसे करके बजाना शुरू किया। और क्या हुआ, सॉलिड एंड मेलोडियस साउंड वेयर प्रोड्यूस, मतलब बहुत ही मधुर संगीत निकला। मेलोडियस मतलब बहुत ही मधुर संगीत, मधुर धुन निकली उसमें से। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी। अब देखो अब क्या हुआ, अब जब धुन अच्छी निकलने लगी तो उन्होंने क्या किया कि उसको राजा के सामने प्रस्तुत किया उस आवाज़ को, यानी कि उसको जो उन्होंने बाजा बनाया था पुंगी से थोड़ा अलग था, जो कि उसे राजा के सामने प्रस्तुत किया। एवरी वन वॉज इम्प्रेस्ड, और वहाँ पे सभी जन जो थे बहुत ही प्रसन्न हुए, बहुत ही उससे इम्प्रेस हुए, है ना। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ नेम। अब न्यू नेम मतलब अब लोगों का ये कहना था कि भाई ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये थोड़ा पहले पुंगी वाले से थोड़ा अलग है, तो इसको एक नया नाम देना चाहिए। अब देखिए क्या होता है, एज द स्टोरी गोज, जैसे जैसे इस कहानी बीतने लगती है, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द साज चैम्बर्स एंड वॉज प्लेड बाई अ नाई, द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड एज द शहनाई। ध्यान दीजिएगा, अब जब नाम की बात आई कि इस बाजे को क्या नाम दिया जाए, तो लोगों ने कहा कि जैसा कि इस
बाजा को यानी कि इस इंस्ट्रूमेंट को, इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को शाह यानी कि राजा के दरबार में बजाया गया है और एक नाई के द्वारा बजाया गया है, तो इसका नाम दिया जाए शाह प्लस नाई यानी कि शहनाई, क्योंकि एक नाई ने इस बाजे को शाह यानी कि राजा के दरबार में बजाया है, इसलिए इसका नाम शहनाई हो गया। तो इस तरीके से कुछ नाम पड़ा शहनाई का, जो कि पहले एक पुंगी था। पुंगी को थोड़ा ट्रांसफॉर्म किया गया, उसकी चीज़ उसके शेप में बदलाव किया गया और साथ ही इसके आवाज़ में भी बदलाव आ गया और वो बहुत ही मधुर संगीत निकालने में सक्षम हो पाया। सेकेंड टॉपिक क्या है? द साउंड ऑफ शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पियस, है ना। जो शहनाई की आवाज़ है ना, उसको हम बहुत पवित्र मानने लगे, है ना, उसको समझाने लगा गया उसके बाद से। एंड फॉर दिस रीज़न, और इसी वजह से क्या हुआ, इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज़ एन इंडिस्पेंसिबल कॉम्पोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। तो इससे हुआ क्या, जैसे पहले ही बोल दिया, ऑस्पियस मतलब पवित्र। जब इसको पवित्र मानने लगा गया तो हुआ क्या कि इंडिस्पेंसिबल मतलब अनिवार्य हो गया। इसी वजह से क्या हुआ कि मंदिरों और बहुत सारी जो नॉर्थ इंडियन यानी कि उत्तरी भारत के जो राज्य हैं, वहाँ पे जो शादियाँ होती हैं, तो वहाँ पे एक तरीके से एक प्रथा जैसी रखी गई है कि वहाँ पे शहनाई को बजाया जाता है। शहनाई एक तरीके से पवित्र होता है उनके मायने में, तो वहाँ पे अक्सर शादियों में और साथ ही साथ मंदिरों में भी इसका बजाने का प्रचलन शुरू हो गया। ठीक है। इन द पास्ट मतलब अब पहले की बात की जा रही है, मतलब बीते हुए समय में, द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल एंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। मतलब पास्ट में यानी कि इतिहास में देखा गया है, जो शहनाई है ना, वो नौबत या फिर ये कह सकते हैं ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक, है ना, पारंपरिक सामूहिक प्रभाव का कुछ 9 इंस्ट्रूमेंट्स रॉयल कोर्ट्स में जब देखेगा। मतलब कहने का मतलब है कि जो पहले के इतिहास के अनुसार ये देखा गया है, जो शहनाई है ना, एक तरीके से शाही दरबार में जो अलग अलग टाइप के 9 संगीत वाद्य यंत्र होते थे, उनमें ही उनका ही एक हिस्सा माना जाता है। ठीक है, ये एक तरीके से इतिहास का एक बात कही जा रही है शहनाई के संदर्भ में। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स द क्रेडिट, मतलब अभी तक ये क्या था, उस समय की बात की जा रही है कि अभी तक तो मंदिर और शादियों में ही पेश किया जा रहा था, मतलब बजाया जा रहा था शहनाई को। उसके आगे क्या हुआ, द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। यानी कि तब तक तो बस मंदिरों और बहुत सारे ओकेजन्स पे बजाया जाता था इस वाद्य यंत्र को, लेकिन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की वजह से सारा क्रेडिट उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है कि जो उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल स्टेज पे, यानी कि सांस्कृतिक स्टेज पे इसको मतलब एक पहचान दिया, है ना, बहुत बड़े स्टेज पे इसका पहचान दिया। तो सारा श्रेय जो जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। ठीक है। अब तीसरे टॉपिक में क्या है, एज ए 5 ईयर, अब देखिए उनके बारे में वर्णन किया गया यहाँ पे। एज ए 5 ईयर ओल्ड बॉय, 5 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान प्लेड अ गिल्ली डंडा। जानते ही होंगे गिल्ली डंडा एक खेल होता है। ठीक है। तो बिस्मिल्लाह खान गिल्ली डंडा खेला करते थे कहाँ पे भाई, नियर ए पॉन्ड, एक पोखरे के पास, इन द एंशियंट ई स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। बिहार में एक जगह है डुमराव, उसी में मतलब डुमराव जगह पे एक पोखरा था, उसके आसपास बिस्मिल्लाह खान 5 साल की उम्र में गिल्ली डंडा खेला करते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता। हम ये भी आप कह सकते हैं बिहार का लोक संगीत या फिर लोक संगीत है चैता, जिसको लोग गाया करते हैं, जो कि भोजपुरी में होता है, वहाँ का जो राजकीय भाषा है। तो जो ये बिस्मिल्लाह खान थे वो अक्सर नियर बाई मतलब नज़दीक के बिहारी जी टेम्पल पे जाया करते थे और वहाँ पे जाके भोजपुरी चैता गाया करते थे। एंड द एंड ऑफ विच, और जब वो गाना गा लेते थे ना, होता क्या था, ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेइंग 1.25 kg, 1.25 kg का एक लड्डू उनको आपको रिवॉर्ड के तौर पे मिलता था, यानी कि इनाम के तौर पे मिलता था। अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा, मतलब लोकल जो सामंत हुआ करते थे वहाँ पे, मेन राजा तो अलग था
उस समय का राजा के बारे में बात नहीं की, लोकल महाराजा बोले गए कि आसपास के जो महाराजा हुआ करते थे वो लोग जब ये चैता गाते थे तो चैता गाने के बाद इन्हें पुरस्कार के तौर पे 1.25 kg का लड्डू, इतना बड़ा लड्डू दिया जाता था उन्हें। दिस हैपन 80 ईयर्स एगो, ये 80 साल के पहले, मतलब 80 साल पहले हुआ करता था। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल फार टू अर्न द हाइस्ट सिविलियंस अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और यही छोटा जो बालक था वो आगे चलकर भारत रत्न के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। चलिए आगे पढ़ते हैं। बॉर्न ऑन 21 मार्च 1960, जैसा कि मैंने पढ़ा कि उस समय इनका जन्म हुआ था। बिस्मिल्लाह बिलोंग टू ए वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। बिहार के एक जाने माने संगीतकार परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले बिस्मिल्लाह का जन्म 21 मार्च 1916 को हुआ था। हिज ग्रैंडफादर, उनके जो दादा थे रसूल बख्श खान, वॉज द सहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। भोजपुर के जो राजा का दरबार था वहाँ के सहनाई नवाज थे बिस्मिल्लाह खान के दादा, जिनका नाम था रसूल बख्श खान। ठीक है, अब जो बिस्मिल्लाह खान के पापा थे वो क्या थे भाई, तो हिज फादर पैगंबर बख्श। तो बिस्मिल्लाह खान के जो पापा थे वो थे पैगंबर बख्श। एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर वेयर ऑल्सो सहनाई प्लेयर्स। मतलब कहना चाह रहा है उनके दादा तो जो थे रसूल बख्श खान थे वो कि भोजपुर राजा के दरबार के सहनाई नवाज थे, और जो उनके पिता पैगंबर बख्श और साथ में और भी जो उनके पूर्वज थे वो भी सहनाई प्लेयर थे। एक तरीके से यहाँ तक आपको पता चल गया होगा। अब एक और चीज़ एग्जांपल में दिखा दिया कि पुंगी कुछ ऐसे दिखती थी सपेरे की बिन की तरह, और सहनाई कुछ ऐसे दिखती है, जो कि आपने देखा ही होगा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। द यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ। मतलब जो जवान लड़का था, यानी कि बिस्मिल्लाह खान की बात हो रही है, उसने अपनी ज़िंदगी में जो संगीत था वो बहुत शुरू के स्टार्टिंग के एज में ही ले लिया था। एट द एज ऑफ 3 साल की उम्र में, व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस, बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द सहनाई। तो क्या कह रहे हैं कि जब वो 3 साल के थे ना, तो उनकी माँ मतलब बिस्मिल्लाह खान की अम्मी जो थी, टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस, उन्होंने अपने उसके मामा के घर बनारस में लेके गए, जो कि आज के टाइम में वाराणसी बोला जाता है, वाराणसी। तो जो उसकी अम्मी थी बिस्मिल्लाह खान की, वो उसके मामा के घर बनारस लेके गई। और बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड, मतलब बहुत ही फैसिनेटेड मतलब खुश होना एक तरीके से, है ना, चकित होना। वॉचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस द सेनाई, वो अपने चाचा को, अपने मामा को देखा करते थे, है ना, सेनाई बजाते हुए। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनाइंग हिम हिज अंकल, मतलब अकम्पनिंग मतलब साथ देना। सून मतलब जल्द ही, बिस्मिल्लाह कुछ दिनों तक तो देखते रहे अपने मामा को, और धीरे धीरे क्या हुआ, वो भी उनके साथ देने लगे अंकल का। अपने अंकल, यहाँ पे जब भी बात होगी समझ लेना मामा की बात हो रही है, क्योंकि मैटरनल अंकल मतलब मेरे अंकल, यानी कि मामा कहलाते हैं। तो अली बख्श जिनका नाम था वो उनके मामा थे। अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द सेनाई, यानी कि जो विष्णु टेम्पल था बनारस में, वहाँ पर बख्श को गाना गाने का अवसर मिलता था, सेनाई बजाने का। अली बख्श would play the Senai and Bismillah would sit captivated for hours। मतलब कह रहा है कि अली बख्श would play the Senai and Bismillah would sit captivated for hours। कैप्टिवेटेड का मतलब होता है मोह लेना या फिर मंत्र मुग्ध होना, यानी कि अली बख्श वहाँ पे बजाया करते थे सेनाई, और साथ में बिस्मिल्लाह जो होते हैं घंटों उसको देखते हुए मोहित होकर देखा करते थे घंटों। स्लोली, धीरे धीरे क्या हुआ, ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। धीरे धीरे क्या हुआ, जो बिस्मिल्लाह खान थे ना, वो भी पाठ पढ़ने लगे, इसका मतलब कैसे सेनाई बजाया जाता है, और उनके साथ बैठकर प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। किसके साथ, अपने मामा, जो कि उनका नाम था अली बख्श। फॉर ईयर्स, सालों के बाद, फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हॉन्ट्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का मतलब होता है एकांत में, मतलब सालों लग गए बिस्मिल्लाह खान को कि वो, मतलब सालों के बाद, सालों तक प्रैक्टिस करने के बाद, है ना, बालाजी और मंगला मैया, है ना, जो मंदिर थे, और साथ ही साथ जो गंगा के किनारे होते थे, है ना, वहाँ पे वो बैठ के एकांत में अपना प्रैक्टिस करना शुरू करने लगे, मतलब बजाने लगे सेनाई को। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम, जो गंगा की बहती हुई धारा थी वो उन्हें बहुत ही प्रेरित करती थी। टू इम्प्रोवाइज मतलब उसमें इम्प्रूव करना, है ना,
उसमें और अच्छा करना, अपने आप को इम्प्रूव करने में उसको हेल्प करता था। कौन? गंगा की बहती हुई धारा, है ना। एंड इन्वेंट राग्स, रागाज मतलब राग होता है ना, सुर लय ताल जो कहते हैं। तो उस राग में उनको जो राग था, उनका जो शहनाई का जो राग निकलता था, उसको इम्प्रूव करने में उनको एकांत में और बहुत सहूलियत महसूस होती थी, बहुत आसानी होती थी, ताकि वो इम्प्रूव कर सके अपने आप में। दैट वेयर अर्लियर कंसिडर टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई। मतलब उन्होंने वहीं पर एकांत में बैठकर ऐसा कुछ कर दिया जो कि शहनाई के फील्ड में करना एक आम बात नहीं थी, और एक तरीके से वो प्रसिद्ध हो गए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम से। तो आई थिंक ये चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है इसी के साथ, और आशा करता हूँ मैंने आपको ये चैप्टर समझा पाया होऊंगा। और इसी के साथ ये वीडियो को ख़त्म करते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इसके रिगार्डिंग, कोई भी इशू आता है, प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में लिख के पूछे मेरे से। मैं जल्द से जल्द उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक से सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।